Where we are live. Just a second. Okay, we are live now, but still let me know. जुड़ जाए सभी लोग, है ना, जितने हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं. Just a second, guys. Try. थोड़ा सा ऑडियो चेक कर लेते हैं. ओके, हेलो, ऑडियो चेक. We are good now. Okay, we are good now. All right. Oh, fine. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, पहलू के बारे में, है ना, कि जेपीएससी और इनफैक्ट कोई भी सिविल सर्विस ना, जब आप तैयारी करते हो तो क्या क्या मुद्दे, क्या क्या चीजें आपको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना. तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ जो सैंपल क्वेश्चन है जेपीएससी का पूछा हुआ, उसी सैंपल क्वेश्चन को देखते हुए, है ना, सैंपल क्वेश्चन जो आप 11 जेपीएससी का ही मेंस का लिया हो ना, ज्यादा पीछे में गया नहीं. देखिए, साल का मैं सारा क्वेश्चन ले लिया हूँ, है ना. तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है ना. नेचर ऑफ द क्वेश्चन. ओके, बाय लुकिंग एट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, आपका जो प्रिपरेशन लेवल होना चाहिए, हाउ यू हैव टू प्रिपरेशन. ओके, इन राइट डायरेक्शन ना, नॉट कि आपका रॉन्ग डायरेक्शन. ओके, आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन पे कैसे हो. तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम आज समझने की कोशिश करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका देखिए, ये वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, आपको है एग्रो फॉरेस्ट्री से, है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री, बट ये पेपर 6 का पार्ट. जेपीएससी का पेपर वाइज देखोगे तो जेपीएससी का पेपर 6 का पार्ट. और ये कहता है कि मतलब ये शायद 32 मार्क्स का पूछा हुआ था. 32 मार्क्स में आपसे ये पूछा था कि आप बताइए कि एग्रो फॉरेस्ट्री से आप क्या समझते हैं. ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कृषि वानिकी से क्या समझते हैं. पेपर 6 में भी एग्रीकल्चर है आपका, तो एक क्वेश्चन यहाँ से. सेकंड क्वेश्चन, फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी कहाँ पे है, ये आपका पेपर 5 में है, मतलब इकोनॉमी में. और ये फूड सिक्योरिटी भी कहाँ से, कहीं कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका कहाँ से लिंक्ड है, अगेन एग्रीकल्चर. ओके, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर, और यहाँ पे तो एग्रीकल्चर से आपका टॉपिक ही बना हुआ है ना, क्वेश्चन ही बना हुआ है. तो एग्रीकल्चर से ये भी क्वेश्चन, मतलब पेपर 6 में भी एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन, पेपर 5 का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना. ये फूड सिक्योरिटी जो है एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमी का भी पार्ट आ जाता है ना, इकोनॉमी. तो इकोनॉमी का बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर से ओवरलैप करते हैं. ठीक है, ओवरलैप कर, दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और आगे बढ़ते हैं. मतलब दो डिफरेंट पेपर में, है ना, पेपर 6 में एग्रीकल्चर तो है ही, पेपर 5 में आपका इकोनॉमिक का से पूछा गया. सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये आपका है एक्चुअल में ज्योग्राफी वाला पेपर. ठीक है, ज्योग्राफी, तो आप बोल लो पेपर 3. ठीक है, पेपर 3, है ना. एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ये तो आपका ये हो गया, इकोनॉमी का ही पेपर हो गया, है ना. ये भी पेपर 5 जो है झारखंड सेक्शन का इकोनॉमी का पेपर. तो यहाँ पे भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट पे भी कहीं ना कहीं आपका कृषि से थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन इन झारखंड. ये तो क्लियरली क्या है, कृषि से ही है, मतलब एग्रीकल्चर से है. तो कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट, सारे क्वेश्चन दिखाने का मेरा मकसद ही यही है कि आपका एग्रीकल्चर जो पार्ट है ना, एग्रीकल्चर आपका चारों जीएस में काम आ जाएगा. ठीक है, एग्रीकल्चर जो है आपका चारों जीएस में काम आएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. किसी जीएस में आपका डायरेक्टली काम कर जाएगा, किसी चीज में मतलब किसी जीएस में आपका थोड़ा बहुत काम करेगा, और किसी में पूरा काम कर जाएगा. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि एग्रीकल्चर को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और खासकर झारखंड का एग्रीकल्चर, झारखंड का
ज्योग्राफी बोल लो, इकोनॉमी बोल लो, उसका जो एग्रीकल्चर पार्ट है उसको आपको बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका मार्क्स देखिए ये क्वेश्चन शायद 40 मार्क्स का पूछा हुआ है, समझ रहे हैं आप। और ये भी आपका उसी टाइप का पूछा होगा, 32 या तो 40 मार्क्स, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको तैयारी कैसे करना है, आपको तैयारी देखिए ऐसे करना है। आप अब आते हैं मुद्दे की बात। अब हम बात करेंगे कि झारखंड का एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस समझ लिया। अब हमको एग्रीकल्चर पढ़ने कैसे है उसमें हम आते हैं, राइट। अब हम आते हैं कि झारखंड का एग्रीकल्चर को हमको तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर को समझने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे, है ना, नॉर्मल जो आपको, एक सेकेंड, नॉर्मल जो बेसिक एग्रीकल्चर है आपको वो आना ही चाहिए, एक सेकेंड। नॉर्मल जो आपका बेसिक एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो कृषि है, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको आने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस ये तो क्या हो गया, ये आपका स्टैटिक कंटेंट हो गया। स्टैटिक कंटेंट हर जगह आपको मिलेगा। तो क्या आपको सिर्फ स्टैटिक कंटेंट से मिलेंगे नंबर्स? नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट कहाँ मिलेगा, है ना। डायनेमिक कंटेंट कहाँ मिलेगा, अगेन ये आपका गवर्नमेंट का साइट्स में मिलेगा, है ना, रिपोर्ट्स में मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक क्या है ना, इकोनॉमिक सर्वे, इको सर्वे दोनों का, है ना, आपका नेशनल और स्टेट का बजट, बजट भी कहाँ, नेशनल एंड स्टेट। तो प्लस इसके अलावा क्या है, खुद का करामती, ना, खुद का जो इनोवेशन है, सबसे मेन चीज़ है खुद का इनोवेशन। और खुद का जब तक इनोवेशन नहीं आएगा, खुद का, ये मेन पॉइंट है। बाकी सारे जितने भी चीज़ें हैं एक साइड पे, है ना, और खुद का जो इनोवेशन है वो अपने आप में एक अलग है। कहने का मतलब है कि सब को मिला के प्लस खुद का, जब का जो आपका इनोवेशन है, जब तक आप नहीं करोगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा। और सिविल सर्विस में तो भूल ही जाए कि जब तक आपका खुद का अप्रोच नहीं होगा ना, खुद का जो क्या बोलते हैं उसको, एप्टीट्यूड स्किल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ ना। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का डिमांड ही होता है क्या है, एप्टीट्यूड स्किल, एप्टीट्यूड स्किल्स, ओके। और ये स्किल्स जब तक नहीं आएगा किसी में भी, है ना, एप्टीट्यूड स्किल को ही हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं इनोवेशन, ओके। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनोवेशन। ये स्किल्स अगर आप में है या किसी में भी है, तो ही सिविल सर्विस का सोचिए, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने का, अटेम्प्ट देने का। ये अगर एप्टीट्यूड स्किल्स किसी में लैग करता है ना, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, बट इसके बिना सिविल सर्विस तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ओके। दैट मीन्स इनोवेशन। और इनोवेशन में का मतलब होता है कि जब जो आंसर लिखोगे तो वो आपका आंसर में इनोवेटिव आइडिया, एप्टीट्यूड स्किल्स आपका आपका दिखना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं है कि दूसरे का नोट्स पढ़ के, है ना, नोट्स वाले जो है ना, बहुत मार्केट में बहुत नोट्स वाले बाबा भी है। तो ये सब से बच के, हाँ, ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, ना ही कॉलेज एग्जाम है, ओके। क्योंकि सिविल सर्विस डिमांड ही क्या कर रहा है, एप्टीट्यूड स्किल्स। और किसी का नोट्स का, दूसरे का नोट्स पढ़ना मतलब क्या, यू आर कॉपिंग इट, राइट। एक दूसरे का आप कॉपी कर रहे हो, तो कॉपी करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपका खुद का इनोवेशन आइडिया कहाँ गया, कहीं, हाँ, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले अब आते हैं मुद्दे की बात। तो दैट मीन्स कि सिविल सर्विस डिमांड क्या करता है कि एप्टीट्यूड स्किल्स मीन्स आपका खुद का इनोवेटिव, आप आंसर को कैसे फ्रेम कर पाते हो, कैसे आप ट्विस्ट कर पाते हो, क्वेश्चन को कैसे समझते हो, ये आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये डिमांड रहती है। तो हमने सारी चीज देखने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि चलो, अब झारखंड का अगर हमको लिखना है एग्रीकल्चर के बारे में, या तो इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर का हमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हमको दिखाना है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। और या तो मुझे क्या पता है, और हमारा आंसर किस फॉर्मेट में होना चाहिए। मेन होता है क्या होता है कि हम जब आंसर लिखते हैं, हमको पता नहीं होता है कि आंसर तो लिख के आ जाते हैं ना, आंसर सबको ही लिख के जाता है। लेकिन एक आंसर लिखना और एक प्रॉपर आंसर लिखना, यहीं तो खेल हो जाता है ना। आंसर लिखना और एक प्रॉपर आंसर लिखना,
डिफरेंस तो सिविल सर्विस में क्या होता है, एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई होता है, 0.5 मार्क्स के लिए लड़ाई होता है ना। तो प्रॉपर आंसर, और यहाँ पे आपका बात आ जाती है कि आप स्ट्रक्चर कर पा रहे हो आंसर की या नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, झारखंड का हम एग्रीकल्चर, मतलब देखिए हिंदी मीडियम वालों सुनिए थोड़ा सा, है ना। झारखंड का एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब जो कृषि का जो सेक्टर है ना, आप बताओ क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड करने की कोशिश किया हूँ कि आप देखिए, सबसे पहले एक फ्रेमवर्क टाइप का स्ट्रक्चर है, या तो आप फ्रेमवर्क बोल लो, है ना, फ्रेमवर्क बोल लो। और ये आपका एक स्टैटिक है, ये भी आपका प्रॉपर आंसर नहीं है, ना ही प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आप पूरा पूरा ये स्टैटिक है। अभी इसमें हम डेटा को फीड करेंगे, है ना, डेटा फीड करेंगे, दैट मीन्स इसमें हम इसको डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, आपको स्टैटिक से आपका सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जब तक कि इसमें इसी फ्रेमवर्क में इसी फिगर में जब तक आप डेटा नहीं डालोगे। ठीक है, आप सिर्फ बोल दीजिएगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड सिक्योरिटी, तो आंसर में मतलब आपके आंसर में नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको डेटा देना पड़ेगा। फिलहाल हम वापस आते हैं कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा समझाते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट को क्या समझाते हैं कि एग्रीकल्चर, झारखंड का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ एंड ट्रेजेक्ट्री, मतलब हम झारखंड सरकार, मतलब झारखंड स्टेट में हमारा राज्य कृषि में क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है पिछले कुछ वर्ष में। ठीक है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, अगेन डेटा से ही हम उसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप बताइए। सबसे पहले देखिए, अगर हम इससे जाने से पहले, इससे जाने से पहले हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इसको, एक सेकेंड, आपको एक और डेटा दिखा देते हैं, तब थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आ जाइए। थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा डाल देते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक देना पड़ेगा, है ना। मतलब डायनेमिक इन द सेंस, आपको डेटा को, करंट डेटा, डेटा इन द सेंस करंट डेटा, करंट डेटा ध्यान रखिएगा, डेटा में भी डिफरेंस है, करंट डेटा। ठीक है, आउटडेटेड डेटा नहीं। तो 2019-20 से, और अभी हम करंट 2023-24 में, मतलब अभी तो हम 25 में है, बट हमारा रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे हमारा यहीं तक का है। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से डेटा क्या कहता है, आप डेटा को हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और इस डेटा को हम मैंने आपको जो बताया, यहाँ पे फिट करेंगे इसको, और इसी कंटेंट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या, देखिए 19-20 में क्या था कि अब यहाँ पे देखिए GSVA, अब ये सब टर्म है, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो GSVA का मतलब ही नहीं पता होगा, है ना। और GSB का मतलब नहीं पता तो आपका पूरा का पूरा पेपर ही क्या हो गया, गोल हो गया, है ना, जीरो बट्टा सन्नाटा हो गया फिर। ठीक है, तो अब वही कहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है, फिर आपका एक पेपर का चीजें सारे चीजें में, सारे पेपर में इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो जितने भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, जो सारे पेपर में आपको इम्पैक्ट करेगा वो। ठीक है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो जितने भी जीएस पेपर है, चारों के चारों जीएस पेपर में, क्योंकि देखिए इंटरलिंक आपको समझ में आ रहा है कि एक कॉन्सेप्ट का चारों जीएस में कैसे यूज होता है, मैंने अभी एग्जांपल दे दिया। तो जीएस बीए का अगर अगर नहीं मालूम तो आपका गया काम से, जीरो बटा सन्नाटा। तो जीएस बीए का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जीएस बीए का मतलब जैसे कि आपका जीटीपी है, जीटीपी होता है ना, जीडीपी होता है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जीबीए होता है, उसी तरह से जीएसबीए भी होता है। ठीक है, अगर आप नेशनल इनकम पढ़ते हो एनसीईआरटी में क्लास 11-12 का, वहाँ पे जीपीए पढ़ते हो। नेशनल इनकम जो 3 मेथड होता है काउंट करने का, है ना, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, इनकम मेथड, उसी का एक पार्ट है जीबीए। तो जी मतलब क्या होता है कि सारे सेक्टर का ग्रॉसली एडेड करते हैं, सिमिलरली वो नेशनल लेवल पे। और एस मतलब स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से मान के चलिए कि जितने भी सेक्टर्स हैं, है ना, अब सारे सेक्टर, अब एग्रीकल्चर में भी मान के चलिए, एग्रीकल्चर एक सेक्टर है। 3 सेक्टर होते हैं जनरल नॉर्मल इकोनॉमी में, है ना। एक आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, आई मीन सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, प्लस उसके साथ जो एलाइड सेक्टर है ना, उसके साथ भी एलाइड सेक्टर है। एलाइड सेक्टर कौन कौन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। एलाइड सेक्टर में आपका देखिए, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है ना, क्रॉप कल्टीवेशन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है।
ये सब क्या है, एलाइड सर्विस में आता है, ठीक है, एलाइड एक्टिविटीज में। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा डेटा कैसे मैं लिखा हूँ, जीएसबीए इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड का मतलब आपको समझा दिया। तो 19-20 में कितना करोड़ था, है ना। तो डेटा अगर थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है आपको, ठीक है। फिर 20-21 में कितना हो गया, 21-22 में कितना हो गया, 22-23 में कितना हो गया। और जीएसबीए का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा सेक्टोरियल में कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, है ना, और यू कैन से एग्रीकल्चर सेक्टर। और अभी हम खड़ा जहाँ पे खड़े हैं करंटली, हमारा 29,646 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, किसका, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का, जीएसबीए में। फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक क्या दिए दिया आपने, करंट डेटा को लिखा, ठीक है। पूरा फ्लो भी नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका करंट एटलीस्ट ट्रेंड पता होना चाहिए कि करंट कितना है और ट्रेंड क्या है। एक बात ये हो गई। अब हम आते हैं, अब हम इसको समझते हैं कि झारखंड का जो सेक्टोरियल ये है। अब हमने ग्रोथ देख लिया, है ना, ग्रोथ कैसे है। अब मैं थोड़ा सा इससे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, हमारा जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करता है, एम्प्लॉयमेंट ये हमारा जो कृषि पे भारत क्या पूरा, है ना, झारखंड क्या पूरा भारत ही कृषि पे डिपेंडेंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी का डेटा हम डालेंगे भी, है ना। फूड सिक्योरिटी हो गया। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, कोई बता सकते हो कि फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया दोस्त, है ना, खाद्य सुरक्षा, है ना। अगर कृषि नहीं करेंगे तो हमारा खाद्य सुरक्षा नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब रोजगार का सृजन करता है ये सेक्टर, है ना, रोजगार सृजन। क्योंकि कृषि करने के लिए आपको बहुत सारी, है ना, पढ़ना नहीं पड़ता है, डिग्री लेना पड़ता है। मतलब जो होता है कि आप कोई भी एग्रीकल्चर में तो अधिकतर जो हमारा अ, ये है एम्प्लॉयड सेक्टर जो है आपका ये, ठीक है। उसके बाद हम, हमारा चैलेंज क्या है झारखंड में, सबसे चैलेंज कृषि में कहाँ पे पड़ती है, कोई बता सकते हो। यहाँ, यहाँ पे मैं एक लिख के लाया हूँ आपके लिए। देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है एग्रीकल्चर में वो झारखंड में, सबसे पहले है कि रेन फेड डिपेंडेंसी। अब रेन फेड का मतलब किसको किसको पता है। रेन फेड का मतलब होता है ये सिर्फ अब कृषि पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है, कृषि पे डिपेंडेंट रहना, आई मीन सॉरी, वर्षा पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है। जब आपका कृषि होगा सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा लो इरिगेशन होता है ना, सिंचाई कम होगा। जब वर्षा का सीजन होगा तभी हमारे पास पानी आएगा और तभी हम कर पाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, लो कृषि मतलब लो इरिगेशन होगा और लिमिटेड क्रॉप यील्ड होगा। तो एक हमारा क्या कंस्टेंट है बाधित, हमने ये जो देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास चैलेंजेस क्या है कि रेन फेड डिपेंडेंसी, मतलब हम जो वर्षा पे आधारित डिपेंडेंसी हमारे झारखंड की जो कृषि है वो है, ठीक है। तो और जिसमें से कारण क्या है, हमारा जो जितना सिंचाई होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। समझ में आ गया। सेकंड कह रहा है कि सॉयल इरोजन एंड डिग्रेडेशन, यस, है ना, सॉयल होता ही है ना। कैसे, हमारे यहाँ पे बहुत सारे माइनिंग माइनिंग एक्टिविटी होती है, झारखंड में माइंस है, फॉर एग्जांपल कोल, ठीक है। कोल के चलते क्या होता है, अब ऑयल का पहले जितना उत्पादन होता था, अब क्या हो गया, वहाँ पे खदान बन गई, कोयले की खदान हो गई, तो वहाँ पे क्या हो गया, कृषि होगा, है ना, मृदा का अपरदन जिसको बोलते हैं ना, मृदा का अपरदन, सॉइल इरोजन। अब मृदा क्या हो गया, जितना वहाँ पे पहले उपजाऊ होती थी अब होगा ही नहीं, एक तो खदान हो गया, उसके बाद खदान से जो निकले हुए जो आपके अपशिष्ट है ना, जो आपका मटेरियल है, रॉ मटेरियल, खदान के इर्द गिर्द जो भी आपका मिट्टी में मिल जाएंगे, तो उसके कारण से भी आपका लैंड का जो क्वालिटी है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये भी आपका झारखंड में कमी है, मतलब प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये हो गया कि झारखंड में रेड फेड डिपेंडेंसी है। सेकंड क्या है कि सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन है, राइट, ये सब चीजें हैं। और क्या क्या दे सकते हो, देने के लिए बहुत कुछ है। फिर आपका फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, ठीक है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा जो कृषि एरिया होता है ना, कि किसी के पास एक ही जगह पे, है ना, 10 एकड़ का जमीन है फॉर एग्जाम्पल, है ना, 10 एकड़ का नहीं है। हमारे 10 एकड़ है तो जानते हो किस टाइप का है झारखंड का जो स्ट्रक्चर है। आपके यहाँ पे एक एकड़ भी नहीं है, मान के चलिए यहाँ पे 4 डिसमिल है, यहाँ किसी और का है, यहाँ पे किसी और का 2 डिसमिल है।
किसी के पास 1 डिसमिल है, किसी का आधा डिसमिल है। तो इस टाइप का जो जमीन का बंटवारा है झारखंड में, है ना, झारखंड में इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो झारखंड का जो है लैंड होल्डिंग का पैटर्न्स है वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है। तो जिसके कारण से फार्मिंग का जो एफिशिएंसी है डेफिनेटली घट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मान के चलिए आपको वहाँ पे आपके खेत है, ठीक है, ये पूरा का पूरा 10 एकड़ का मान के चलिए फार्मिंग है, बट आपका अकेले नहीं है, बहुत लोगों का है। और बीच में आपका है सिर्फ मान के चलिए 2 डिसमिल का, 2 डिसमिल या 2 कट्ठा जैसे बोल सकते हो, है ना, बीच में है और चारों तरफ से अलग अलग लोगों का यहाँ पे खेत है। और यहाँ पे आप चाह के भी जो है, फॉर एग्जांपल आप जो टेक्नोलॉजी का है ना, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर लेना चाहते हो, आप ट्रैक्टर से यहाँ पे खेत का जुताई करना चाहते हो, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या होगा, अगर जब नहीं कर पाते तो फार्मिंग का जो एफिशिएंसी है, जितनी खेती का आपको जितना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, है ना, आप उस एफिशिएंसी से कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो भी एक इशू है। हमारा इशू नंबर 3 हो गया। अब फोर्थ में देते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी 4। अब लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि बिलो नेशनल एवरेज इम्पैक्ट्स इनकम। अब कृषि, अब देखिए, अब नेशनल इनकम की हम जब बात करते हैं, है ना, नेशनल इनकम की बात करते हैं, अब नेशनल इनकम किस में, मान के चलिए कोई किसान है, किसान लोगों का जो इसमें होता है, फॉर एग्जांपल एमएसपी, ये सब चीज़ें हैं कि झारखंड में बाकी नेशनल लेवल से भी बहुत कम मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का बात करेंगे। देखो, और यहाँ पे देखिए, अब ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकते हो कि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ, हो गया ना, क्या हो गया, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि विकास का पथ, कृषि का विकास पथ, ठीक है, विकास पथ कैसे हो सकता है ना, पथ। ओके, तो अगर आपको कृषि को, है ना, ग्रोथ करना है ना, विकास करना है, कृषि में विकास करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एग्रीकल्चर में, है ना, एग्रीकल्चर में आपको सिर्फ एक ही फसल की खेती नहीं करना है, ठीक है, एक ही फसल की खेती नहीं करना है, फसल को डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट क्या कहता है कि जो हम पल्सेस में, है ना, पल्सेस राइजिंग, है ना, किसमें कर रहे हैं प्रोडक्शन, किसमें कर रहे हैं, प्रोडक्शन हमारा राइज हुआ है ना, प्रोडक्शन राइजिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि प्रोडक्शन राइजिंग इन पल्सेस मतलब दाल और मेज में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अब अपना फसल को, झारखंड में भी हम क्या कर रहे हैं, फसल का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स, है ना, दाल यहाँ पे हो गया और यहाँ पे मक्का। सिर्फ हम क्या बोलते हैं, चावल पे, है ना, या तो ये बोल लो कि धान पे डिपेंडेंट नहीं है, धान पे डिपेंडेंट नहीं है, चावल पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर मूविंग इनटू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, अब डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, दैट मीन्स मेज का प्रोडक्शन, पल्स का प्रोडक्शन, अभी डेटा आपको दूंगा मैं, है ना, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते रहो, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट का सपोर्ट, एक पॉइंट लिखा हूं यहाँ पे, गवर्नमेंट का सपोर्ट। गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारा ग्रोथ ऑब्वियसली नहीं होगा। अब गवर्नमेंट किस हिसाब से सपोर्ट करेगा हमको, कृषि को, किसान को, उसके लिए, उसके लिए, आवाज तो आ रही है ना, आवाज रुका तो नहीं है, ओके, ठीक है, चलो। तो अब किसान, अब जो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, अब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है थ्रू वेरियस स्कीम, यहीं पे आपको स्कीम्स भी डालना है ना, यही तो आपका डेटा हो गया। अब स्कीम्स में क्या डालोगे, कुछ बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, फिर क्या डालोगे, मैं अभी एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान, ठीक है, पीएम किसान,
ये सब डाला, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, और फिर और भी डाल सकते हो, सॉयल हेल्थ कार्ड डालो, सॉयल हेल्थ कार्ड, ठीक है, सॉयल हेल्थ कार्ड, सॉयल का हेल्थ हेल्थ स्कीम, जो भी बोलना है। तो ये सब से क्या होता है, और भी डाल सकते हो, है ना, एमएसपी। तो ये सब क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है टुवर्ड्स अचीविंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इन एग्रीकल्चर, है ना, एंड यू आर यूजिंग ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में मतलब दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद झारखंड में क्या हुआ है, झारखंड में एक और यहाँ पे एक और कंपोनेंट आप लिख सकते हो, है ना, यहीं पे एक और लिख सकते हो, जो लाइव स्टॉक है ना। लाइव स्टॉक सेक्टर का मतलब समझ में आया आपको किसी को, लाइव लाइव स्टॉक सेक्टर का मतलब पशुधन, ठीक है, लाइव स्टॉक, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइव स्टॉक, है ना, जिसको हम लोग एलाइड सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एलाइड सेक्टर, ये क्या है, एलाइड सेक्टर, पूरा का पूरा जितना भी है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, all these four are, है ना, 1 plus 2 plus 3 plus 4, this becomes your allied sector, means agriculture allied, है ना, उसको ये बोल लो एक्टिविटीज। अगर आप देखेंगे ये वाला टर्म आपका यूज किया है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में एग्जैक्टली यही वाला टर्म यूज किया है, कौन सा, ट्रिपल ए। और ट्रिपल ए का मतलब क्या हो गया, ए फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, दिस ए फॉर अलाइड, ठीक है, अलाइड, और दिस ए फॉर एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटीज। तो देखो, अगर आप इस टाइप का डेटा, है ना, मान के चले आपने यही चीज लिख दिया जो मैं बताया, 3 ए लिख दिया यहाँ पे, है ना, और इसी को अगर हाईलाइट कर दिया, तो एग्जामिनर देख के आपको क्या लग रहा है कि उनको, है ना, एग्जामिनर को थोड़ा सा भी डिफरेंस फील होगा कि नहीं फील होगा दूसरे से, आप बताइए, है ना। जो सिंपल अगर कोई लिखेगा कि एग्रीकल्चर, सिंपल लिख देगा, है ना, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एंड अलाइड सेक्टर, है ना, बहुत लोगों ने ये लिख देगा। और आपने सेम चीज को, आपका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का तरीका है थोड़ा सा अलग। आपने ट्रिपल ए डाल दिया और 3 को ऐसे करके लिख दिया कि ये मेरा एग्रीकल्चर हो गया, मेरा अलाइड हो गया, ये मेरा एक्टिविटीज हो गया, ठीक है। यही बस, इसी में तो डिफरेंस होता है ना नंबर का, ओके। तो ये यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि जो लाइव स्टॉक है ना, और लाइव स्टॉक में क्या क्या होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, राइट। इसमें लाइव स्टॉक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे पशुधन, ठीक है। अब पशुधन में क्या होता है, झारखंड का अगर इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे, तो झारखंड का जो पशुधन है, यहाँ पे अच्छा खासा वृद्धि हुआ है। अब डेटा कितना कहता है मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब हुआ, जो मिल्क प्रोडक्शन है झारखंड में, मिल्क प्रोडक्शन इन झारखंड, है ना, दूध का उत्पादन जो मिल्क प्रोडक्शन है, वो काफी इंक्रीज हुआ है। प्लस मिल्क के साथ साथ आपका मीट प्रोडक्शन भी है, मांस का जो उत्पादन है, मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, उसका भी अच्छा खासा, अच्छा खासा क्या है, वेटेज बढ़ा है। कितना कितना बढ़ा है अभी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने दो तीन तीन चार चीजें देखा अभी। हमने देखा, एज पर इकोनॉमिक सर्वे, पल्सेस और मेज का प्रोडक्शन राइज हुआ, है ना, मतलब दाल का और मक्का का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है। एक चीज़ हमने देखा। तो और प्रोडक्शन किसका बढ़ा, मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन का भी बढ़ा है, मीट प्रोडक्शन का भी देखा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का हमको सपोर्ट चाहिए, और गवर्नमेंट सपोर्ट किस हिसाब से दे रही है, यूजिंग किसान कार्ड, पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड। और हम क्या कर रहे हैं, अब फसल का विविधीकरण कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। सिर्फ हम धान ही नहीं उगा रहे हैं, हम पल्सेस और मक्का की साइड जा रहे हैं, और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इतना। अब हम देखते हैं इसके आगे, अगर हमको फिर से, अगर तो देखिए, अब कितने सारे पॉइंट आपको निकल के आ रहे हैं एक ही पॉइंट से, आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं। अब फ्यूचर रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए, ये वाला भी डेटा दिखाऊंगा अभी, ठीक है। फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए, है ना, फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए, फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए, आप बताओ फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए ना, बताइए कि फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए।
फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए? कोई बता सकते हो कि फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है। फ्यूचर रोड मैप का मतलब क्या था? इन यहाँ पे जो मैंने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन करो, है ना? एक डाइवर्सिफिकेशन करो, फसल का विविधीकरण करो। तो इन डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या हो करो? पब्लिक को इनकरेजिंग करो, आई मीन जो फार्मर्स है उसको इनकरेज करो। सेकेंड, एक्सपेंडिंग इरिगेशन। अब एक्सपेंडिंग इरिगेशन का मतलब क्या हो गया? आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना? इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इरिगेशन। और जो क्रेडिट कार्ड वाला फंडा है, क्रेडिट एक्सेस देना पड़ेगा, है ना? क्रेडिट एक्सेस। और क्रेडिट एक्सेस के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट लिंकेज। ठीक है? मार्केट लिंकेज का मतलब कुछ समझ में आ रहा है किसी को? किसको किसको मार्केट लिंकेज का मतलब पता चल गया? ठीक है? ठीक है? किसको किसको मार्केट, किसको किसको मार्केट लिंकेज का मतलब पता चला? बोलिएगा। मार्केट लिंकेज, तो एक टर्म आपने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है? मार्केट लिंकेज, मार्केट लिंकेज यहाँ पे लिखता हूँ, मार्केट लिंकेज। मार्केट लिंकेज मतलब एग्रीकल्चर का मार्केट लिंकेज से मतलब आप क्या समझते हो? है ना? एक टर्म आता है ना? इनम आपने पढ़ा होगा, इनम। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आप समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो एक फ्यूचर का मैप ये हो गया। उसके बाद चैलेंज मैंने आपको बता दिया कि सॉइल इरोजन और रेनफेड, इम्पोर्टेंस बता दिया, है ना? फूड सिक्योरिटी। अब हम सारा चीज देख लिया, अब हम बात करते हैं कि फिजिकल एनालिसिस। अब फिजिकल एनालिसिस क्या होता है? अब देखिए, कृषि में हम इकोनॉमी की अब बात करने लगे हैं। ठीक है? कृषि में अब हम इकोनॉमी की बात करने लगे हैं। अब हमारा यहाँ पे फिजिकल एनालिसिस करेंगे। अब फिजिकल क्या होता है? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फिजिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। आप बताओ, फिजिकल एनालिसिस का मतलब क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है, क्या हम करने वाले हैं? ओके, फिजिकल एनालिसिस, फिजिकल एनालिसिस। किसको किसको पता है फिजिकल एनालिसिस के बारे में कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे सिंपल सी बात है। फिजिकल एनालिसिस का मतलब राजकोषीय विश्लेषण, राजकोषीय विश्लेषण, राजकोषीय विश्लेषण। अब राजकोषीय विश्लेषण क्या होगा? क्योंकि देखिए, अब मैं आपको इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से 32 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब तक आप इतने सारे चीज़ें को एड ऑन नहीं करेंगे तो आपका, इसीलिए मैं बोला हूँ कि अगर इतना चीज़ें नहीं करोगे तो फिर आप जेपीएससी भूल जाइए ना। थंबनेल में मैं जान के ही लिखा हूँ कि इतना डिटेल्स में अगर आप नहीं पढ़ेंगे, है ना, नोट्स के भरोसे रहेंगे तो फिर सिलेक्शन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि राजकोषीय विश्लेषण। अब राजकोषीय विश्लेषण क्या होगा? अब इसी डेटा को हम आपको बताने वाले हैं कि करंट अफेयर्स के साथ कैसे जुड़ेंगे सेक्टर वाइज। अब जिसमें से हम देखेंगे कि जीएसवीए का ट्रेंड और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। ओके, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। तो सबसे पहली बात, अब आते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बता रहा था। यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ट्रेंड है, सबसे पहली बात ट्रेंड को समझिए, ट्रेंड को समझिए। मैंने आपको क्या बताया? एक कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ से ये ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ए ए जो कि आपका इकोनॉमिक सर्वे में यूज किया गया है। और ध्यान रहे कि जब भी आप, अगर झारखंड का कृषि से आ गया क्वेश्चन, ठीक है, या तो प्राइमरी सेक्टर का क्वेश्चन आ गया, तो ये वाला टर्म जरूर यूज कीजिएगा आप लोग, है ना? प्राइमरी सेक्टर का क्वेश्चन आ गया तो ये वाला जो टर्म है, ये आपका रामबाण जैसा काम करेगा। ठीक है? रामबाण जैसा काम करेगा। ओके, तो यही सब टर्म तो आपको अलग करता है सबसे। और ट्रिपल ए का मैंने आपको बता दिया। पहला ए का मतलब होता है हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। दूसरा ए का मतलब होता है अलाइड, है ना, मतलब संबंधित। और तीसरा ए का मतलब होता है
एक्टिविटीज। ठीक है, और ये इकोनॉमिक सर्वे का टर्म है, यही वाला टर्म इकोनॉमिक सर्वे में यूज किया गया। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हमको थोड़ा सा क्या देखना है कि जीएसबीए का ट्रेंड। मैंने आपको जीएसबीए समझा दिया है कि जीएसबीए क्या होता है। अब जीएसबीए का ट्रेंड हम समझते हैं, है ना, क्या ट्रेंड कहता है। ट्रेंड तो हमारे ऑलरेडी को बता दिया, इसको थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं। इस ट्रेंड को क्या करते हैं, इस ट्रेंड को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। इस ट्रेंड का हम एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, इस ट्रेंड का एनालिसिस कैसे करेंगे कि देखो, हमारा जो जीएसबी है ना, ओवरऑल जीएसबी। अब जीएसबी क्या होता है इस क्लास में मत पूछिएगा आप लोग, है ना, कि क्या होता है ओवरऑल जीएसबी जो होता है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ओवरऑल जीएसबी हुआ झारखंड में, है ना, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, एक्सेप्ट, यहाँ पे कंडीशन है एक्सेप्ट। कब हमारा घटा था, आपको पता ही हो गया, ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे हमारा सिर्फ इंक्रीज मतलब घटा था, नहीं तो हमारा क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था ओवरऑल ड्यूरिंग कोविड 19, है ना, ड्यूरिंग कोविड 19। और कोविड 19 का टाइम पीरियड क्या था, वो भी आपको लिखना है, 2020-21 में। तो यहाँ से क्या आपका बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आ गया कि हमारा जो जीएसबीए है ओवरऑल, ओवरऑल, है ना, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी है और उसका एलाइड सेक्टर भी है, ट्रिपल ए, है ना। तो ओवरऑल बढ़ा है, लेकिन कोविड के चलते सिर्फ 2020-21 में घटा था। ओके, और एग्रीकल्चर इन एलाइड एक्टिविटी। अब हम ये तो ओवरऑल हमने देखा, ये पहला पॉइंट हमने ओवरऑल देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर, ये ट्रिपल ए की बात करते हैं। अब ट्रिपल ए में क्या हुआ, अब ट्रिपल ए में क्या होता है, ट्रिपल ए में हमारा क्या करता है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है ना। यहाँ पे ना ही बहुत अच्छा से इंक्रीज हुआ है हमारा जीएसबीए, और नहीं बहुत नीचे हुआ है, मतलब कभी प्लस कभी माइनस फ्लक्चुएशन हुआ है। ठीक है, फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। उसके बाद अब 2022-23 में, 2022-23 में ये देखने को मिला कि स्लाइट डिक्लाइन, है ना, वो नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है ट्रिपल ए का। ठीक है, ये डेटा आपको देना पड़ेगा, यही ट्रेंड आपको देना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में आएगा। उसके बाद द सेक्टर, पूरा का पूरा जो ए सेक्टर है, ट्रिपल ए जो सेक्टर है, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है झारखंड का जीएसबीए में, स्टेट इकोनॉमी में, ये करता है, यही आपका मेन पॉइंट निकल के आता है, 11.6%, 11.6% इन द स्टेट इकोनॉमी। ये 2023 और 24 में इसका शेयर था। ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया। तो मैं इसीलिए बोला, जब मैं आपको ये फ्रेमवर्क बता रहा था कि देखिए ये आपका स्टैटिक हो गया, है ना, ये आपका स्टैटिक हो गया। और स्टैटिक में जैसे कि बहुत सारी चीजें आपको बताया कि यहाँ पे आपको डेटा डाल के इसी स्टैटिक को आपको डायनेमिक करना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि स्टैटिक वाला तो सबको ही लिख देगा, फिर आप कहाँ से अलग हुए दूसरे से, है ना। स्टैटिक तो सबको ही लिख देगा। हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक पॉइंट ज्यादा लिख देंगे, दूसरा कम लिखेगा, लेकिन लिखेगा सही। और जब तक आपका ये वाला इस टाइप का डायग्राम, इस टाइप का और इस टाइप का जो फ्लो चार्ट, ये वाला फ्लो चार्ट, है ना, ये वाला आपका झारखंड में जो एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम है ना, लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है झारखंड में, इस टाइप का डायग्राम फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल मतलब एक तरह से रॉ रॉ आंसर हो जाएगा, है ना। इट्स नॉट दैट गुड। उसके बाद आपने आपको मैंने क्या बताया, ये वाला डेटा बता दिया कि ट्रिपल ए, एक ये वाला नया पॉइंट निकल के आ गया। मैंने बताया कि ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में यूज किया गया टर्म है, और एग्जैक्ट टर्म को अगर आप कॉपी कर देंगे तो ये आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना, आपका आइसिंग ऑन द केक, है ना। ये क्या हो जाएगा, आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक। क्योंकि आपने ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया और ये टर्म को छान के लेके आ गया, और आपको पता है कि अगर मेरा एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया, कृषि से क्वेश्चन आया, तो ये वाला टर्म तो मैं यूज करूंगा ही करूंगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पढ़ना ऐसा होता है कि आप जब टर्म को पढ़ते हो, उस टर्म को अपने नोटबुक पे नोट कर लो कि हमको ऐसा कुछ यूनिक टर्म दिखता है ना, कोई यूनिक टर्म दिखेगा, है ना, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में या कहीं पे भी वो मेंशन है, तो आपको फटाक से नोट करना है और एग्जाम में उसको उसका बारी को वेट करना है कि जैसे ही मेरा क्वेश्चन आएगा उसको लिखेंगे। तो हमने क्या देखा कि ओवरऑल जो जीएसबीए है ना, इस सेक्टर का पॉजिटिव रहा है, सिर्फ कोविड के टाइम पे घटा था। उसके बाद ट्रिपल ए का क्या है, फ्लक्चुएशन करते मतलब फ्लक्चुएट करते रहता है, ऊपर प्लस माइनस होते रहता है, लेकिन
लेकिन जब इस सेक्टर की बात आता है कि हमारा डेटा कितना कंट्रीब्यूट करता है झारखंड का इकोनॉमी में, स्टेट इकोनॉमी में, 11.6% एज पर 23-24, ओके, फाइनेंशियल ईयर, ओके। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। अब हमारा इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट हो गया हमने देखा, ओके। अब हमको इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट देखा था मैंने। यहाँ पे आपको एक चीज बताया था, यहाँ पे देखो, इसको इरेज करते हैं। अब जीएसबीए का ट्रेंड मैंने बता दिया। जीएसबीए का ट्रेंड आपको बताया कि नहीं बताया, बताइए। जीएसबीए का ट्रेंड बता दिया है ना। अब क्या बताया, चलो रिकॉल करते हैं। जीएसबीए का मैंने आपको ये ट्रेंड बताया कि 2020-21 में सिर्फ आपका डीप लगा था, है ना, इसके कारण, कोविड के कारण। अदरवाइज अदरवाइज ये क्या है कि ये आपका हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल ए का मैंने आपको क्या बताया कि ये काफी फ्लक्चुएशन कर रहा है ना, मतलब प्लस माइनस दोनों हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है 22-23 से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ओवरऑल जो ट्रिपल ए का कंट्रीब्यूशन है झारखंड का स्टेट इकोनॉमी में, 11.6% का कंट्रीब्यूशन है। इतना मैंने आपको बता दिया एज पर 23-24। ऐसे ही आप आंसर लिखोगे, यस, ऐसे ही लिखोगे, जितना जिस टाइप का, ये सब आपको डेट भी याद रखना है, परसेंटेज भी याद, डेटा भी याद रखना है, तभी आपको आंसर मिलेगा, राइट। ओके, इतना लिखने के बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखा था कि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे इन्फ्लेशन इम्पैक्ट में, है ना। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट में आप क्या लिखोगे, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट में आप ये लिखोगे कि अब जीएसबीए का बात हमने किया तो दो चीज, दो होता है जीएसबीए, है ना। ये आपको बेसिक इकोनॉमी में पढ़ते हो। एक होता है कि आप कांस्टेंट प्राइस में पढ़ते हो इसको, है ना, और दूसरा आप पढ़ते हो आपका करंट प्राइस में, ठीक है, करंट प्राइस में। और करंट प्राइस क्या करता है, ये इन्फ्लेशन को ये करता है। तो इसके बाद मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि कांस्टेंट प्राइस पे आपका क्या है ना, प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहा है, बट ये अब वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे। यहाँ पे करंट प्राइस में क्या कर रहा है, ये कंसिस, मतलब हमें अब जब कांस्टेंट प्राइस में इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन को देखते हुए भी इसका ड्रिवन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, तो पोल अब हमको यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि ऐसा अगर हमारा ट्रेंड सेट हो रहा है कि दोनों इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे भी और करंट प्राइस पे भी, तो झारखंड गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मेकर्स है ना, पॉलिसी मेकर्स है, एग्रीकल्चर का जो पॉलिसी मेकर्स है, इकोनॉमी को जो चला रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, बेटर लैंड यूज प्लानिंग, कि हमको उसका जो बेट ज्यादा से ज्यादा जो जमीन का यूज है, लैंड यूज प्लानिंग, ओके। अब हम लैंड की बात कर लेते हैं, तो अब हम कृषि कर रहे हैं, तो कृषि में हमको जमीन का टाइप भी पता होना चाहिए। अब हमको यहाँ से देखो, एक सेकेंड, चाहिए एग्रोक्लिमेटिक आ गया। अब हमको इसी से, अब हमको एक और पॉइंट निकल के आ गया, चलो भाई हम, अब हम कृषि तो कर रहे हैं, है ना, और कृषि में हमने बहुत सारी डिटेल्स अभी आपको बता दिया है ना। सबसे पहले ये बता दिया कि झारखंड का एग्रीकल्चरल सेक्टर कौन कौन सा क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है, मैंने एक एक चीज बता दिया, राइट। इंपॉर्टेंस क्या रखता है, चैलेंजेस क्या है, फ्यूचर रोड मैप क्या है, फिजिकल एनालिसिस क्या है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है, सारा चीज बता दिया आपको। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसका एलाइड सेक्टर के बारे में बता दिया कि आपका डेयरी में, है ना, और लाइव, और एक को कहा गया वो मीट प्रोडक्शन वाला शायद अलग से बता दिया ना, कि दोनों इंक्रीज कर रहा है, पशुधन मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो ये कहा गया, चलो उसको छोड़ते हैं अभी बाद में। ये बता दिया है ना कि क्या क्या झारखंड में इश्यूज हैं। उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि क्या ट्रेंड सेट चल रहा है जीएसबीए में, है ना, झारखंड का स्टेट इकोनॉमी में, ओके। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं, कृषि अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं लैंड का यूज होगा, जमीन चाहिए। तो झारखंड में कितने प्रकार के लैंड है, जमीन है ना, और कितना फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। मतलब इसी को बोलते हैं, जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो आप होलिस्टिक तैयारी करते हो ना, किसी एक चीज को नहीं पढ़ते हो आप, ठीक है, होलिस्टिक आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। सिविल सर्विस जब आप पढ़ाई करते हो, सिविल सर्विस की तैयारी करते हो, तो आपका एक कॉन्सेप्ट का लिंक दूसरे कॉन्सेप्ट का, दूसरे कॉन्सेप्ट का लिंक तीसरे कॉन्सेप्ट से, और जब आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने होते हैं तो सारे को क्या करना पड़ता है, एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है। और जब तक इकट्ठा नहीं कर पाते हो आप इस टाइप के, है ना, डेटा के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है फिर आपका डाउटफुल हो जाता है, सिलेक्शन जो है
वो आपका डाउटफुल हो जाता है। आप फिर आपको लगता है यार मैं तो लिख के आया था, है ना, कृषि के बारे में तो बहुत कुछ लिख के आया था, पेज भर के आया था। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है बॉस, है ना, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, पेज भरने से आपका काम नहीं चलेगा, है ना। यू हैव टू बी very much aware that you have to put proper explanation, proper data, proper workflows, है ना, तभी सिविल सर्विस में सक्सीड हो पाता है। चलो, अब हम झारखंड का जो लैंड यूज का कैटेगरी है वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है, कि झारखंड का लैंड यूज कैटेगरी क्या है। ओके, झारखंड का जो लैंड यूज कैटेगरी है ये क्या कहता है, कितने टाइप का है। ओके, आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी कर सकते हो, है ना। फिलहाल हम आते हैं अपना टॉपिक पे कि झारखंड का जो लैंड यूज कैटेगरी है क्या है। ओके, तो बहुत सारे झारखंड का टाइप है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये कि यहाँ पे फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट की बात आता है तो अभी यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक इनोवेशन है ना, आपका प्रेजेंट करने का तरीका है, राइट, है ना। तो मैं आपको पहले ही बताया था आपको। ओके, पहले ही बताया था। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। ओके, चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लैंड यूज, मतलब जमीन का जो यूज है किस कैटेगरी में क्या है। ओके, सबसे पहले बात आता है कि फॉरेस्ट। फॉरेस्ट फॉरेस्ट का मतलब समझते ही हो आप लोग। फॉरेस्ट का मतलब वन, ठीक है। अब वन में भी, अब फॉरेस्ट मतलब वन, वन का कितना परसेंटेज है झारखंड में एज पर इकोनॉमिक सर्वे, है ना, इकोनॉमिक सर्वे, है ना, ये आपका 28.08 है, ठीक है, 28.08%। ओके, 28.08%, क्लियर हो गया, 28.08%। ऑल राइट। अच्छा, दो चीजें हैं, दो चीजें, नहीं नहीं, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सही है। ओके, दो चीजें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर आपका टोटल, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे कितना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया का फॉरेस्ट अगर निकालोगे तो झारखंड में 28% आता है। और जो मैंने आपको बता रहा था कि 28 पॉइंट जो बता रहा था परसेंट, है ना, वो क्या है, 28.08। ठीक है, आप इसको भी मान सकते हो या तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो अभी इकोनॉमिक सर्वे आपका 28.08 है कि झारखंड का जो लैंड है, टोटल लैंड का, है ना, एज पर इकोनॉमिक सर्वे कितना है, 28.08, ठीक है। और 08 है तो मान के चलो कि 28 भी परसेंट बोल दोगे तो मोटा मोटा को काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा डेटा याद कर पाते हो तो और अच्छी बात है। तो कह रहा है कि मान के चलिए आपका झारखंड का टोटल लैंड है 100, इसमें से 28% आपका चला गया फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट में, या तो फॉरेस्ट में, या तो बोलो या तो बायोडाइवर्सिटी बोलो, दोनों फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। सिमिलरली कल्टीवेट, अब इसमें मत आइए अभी डायरेक्टली, यहाँ पे देखिए, बेरन एंड अनकल्टीवेटेड लैंड्स, मतलब बंजर भूमि बोल लो जहाँ पे खेती नहीं हो पाती है ना। अब उसका कारण भी आपको थोड़ा देना पड़ेगा कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल चैलेंज और लिमिटेड यूज, है ना, ये हमारी इस टाइप का कैटेगरी है। तो मतलब जो झारखंड का कैटेगरी है, आई मीन जमीन का, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कृषि करोगे या जो भी करना है। सिमिलरली आपका ट्री एंड ग्रोव्स, है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, है ना, जो आपका ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पे आपका चराई वाला क्षेत्र है, फॉरेस्ट देख लिया, और कहाँ पे आप कल्टीवेट कर सकते हो, वेस्ट लैंड, करंट फेलो, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, चलो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना, तब आपको लगेगा कि इस सब टर्म का मतलब क्या है, नहीं तो शायद समझ में नहीं आएगा। चलो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देते हैं। देखो, फॉरेस्ट का मतलब हमको लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, फॉरेस्ट आपको पता है। हेलो लैंड, हेलो लैंड कहीं भी दिख रहा है आपको, हेलो लैंड आपके, हेलो लैंड का मतलब क्या होता है कि देखो, जहाँ पे अनयूज्ड है ना, अनयूज लैंड है, देखिए लैंड मैनेजमेंट पोटेंशियल आपका ये क्या करता है कि यहाँ पे कृषि तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि कृषि नहीं हो सकता है, कृषि हो सकता है, बट यहाँ
कुछ हो मतलब कर नहीं रहा है, अनयूज्ड है, ठीक है, इसीलिए हम इसको फेलो लैंड कर रहे हैं, है ना। ओके, उसका बैरन लैंड में यहाँ पे खेती हो ही नहीं सकता। ओके, इस टाइप से है। फिर करंट फेलो का मतलब समझते हैं आप? करंट फेलो का मतलब सीजनल फार्मिंग क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई जमीन है ना जो अनकल्टिवेटेड है, मतलब कृषि नहीं हुआ है, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से अगर कम का टाइम में उसमें कृषि नहीं हुआ है, दैट लैंड इज कॉल्ड योर करंट फेलो। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फेलो अदर देन, एक आता है ना एक और इसी टाइप का कौन है, ये वाला देखो, फेलो अदर देन द करंट फेलो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका लैंड जमीन 1 से 5 साल तक, ये आपका देखा था कि 1 साल तक, ये है कितना, 1 से 5 साल तक अगर आपका यहाँ पे कृषि नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर फेलो अदर देन करंट, जिसमें कि आपका लैंड रिकवरी है ना, टेम्पररी फेलो, सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर? ओके, तो इसी टाइप से नेट सोन एरिया, यहाँ पे आपको दिखेगा कहीं पे नेट सोन एरिया, है ना, नेट सोन एरिया नहीं लिखा है, कहीं पे होगा, चलो नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, यहाँ पे कितने कितने परसेंटेज झारखंड का जो जमीन है, लैंड है ना, किस कैटेगरी में कितना लिखा है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट 28%, या तो 28.08%, ठीक है। और फेलोलैंड की बात करेंगे तो फेलोलैंड कितना है, 34.68। अब फेलोलैंड का दो कैटेगरी है, मैंने आपको बताया था फेलोलैंड का दो कैटेगरी, एक करंट फेलो। करंट फेलो का मतलब इसका डेफिनेशन भी मैंने बता दिया। करंट फेलो का मतलब होता है कि ऐसा लैंड जहाँ पे कृषि तो हो रहा था लेकिन फिलहाल अभी नहीं हो रहा है ना, कब से नहीं हो रहा है, लेस देन 1 ईयर, दैट लैंड इज नथिंग बट योर करंट फेलो। और फेलो अदर देन द, ये वाला मैंने बताया कि 1 से 5 साल तक यहाँ पे कृषि नहीं हो रहा है, और उस टाइप के कितने परसेंटेज है ना, 15% तक उस टाइप की जमीन झारखंड में। और झारखंड में जहाँ पे कृषि होता है, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं कि नेट सोन एरिया, है ना, नेट सोन एरिया, है ना, नेट सोन एरिया। ओके, अब नेट सोन एरिया का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ठीक है, नेट सोन एरिया का मतलब आप क्या समझ पाते हैं, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र, है ना। सोन एरिया मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र, और जिसकी परसेंटेज हमको कितना देखने को मिलता है, 13%। ठीक है, 13% देखने को मिलता है कि झारखंड में जो कृषि होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, वो मात्र 13% है। ठीक है, और फॉरेस्ट का 28%, है ना, और फेलो लैंड का आपका हो गया 34.68, और जिसमें भी दो बार में कैटेगराइज हो गया है, करंट फेलो और फेलो अदर देन द करंट फेलो, ये भी देख लिया। अब लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, है ना। अब अब नॉन एग्रीकल्चर में कितना परसेंट है, 9%। और जिसमें जिसमें कौन कौन से टाइप के लैंड आते हैं, यहाँ पे देखिए, अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप के अगर आपके कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, सड़क है ना, बिल्डिंग्स हैं, तो वो कैटेगरी आपके 9% में आ जाते हैं, जहाँ पे कृषि नहीं होती है। ठीक है, फिर कल्चर लेवल वेस्टलैंड, ठीक है, अब इसकी कैटेगरी कितनी है, 5%। कितना, 5%, राइट। सिमिलरली बेरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड 7%, मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पे कितना परसेंट हो सकता है, वो उसकी मतलब संख्या कितना है, 7% है। और मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड कवर 2%। और परमा जो ग्रेजिंग मतलब घास वाला क्षेत्र है ना, चराई वाला क्षेत्र, वो मात्र 1% है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि अब इस डेप्थ में अगर आप नहीं पढ़ोगे, अब सोचिए कि अगर इतना चीजें, जितना चीज मैंने आपको बताया, अगर इस फॉर्मेट में आपने आंसर लिख दिया, तो आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? ठीक है, किसी का भी सिलेक्शन क्या नहीं होता क्या? एक तो मैं जिस स्ट्रक्चर में आपको बता के दे रहा हूँ, और जितना चीजें बताया मैंने, ठीक है, इससे ज्यादा सामने, और आप भी बताइए कि इससे ज्यादा आपका जो कंपटीटर है कितना ही एक्स्ट्रा लिखेगा और कितना ही अच्छा लिखेगा। ठीक है, तो वही कहते हैं कि आप, है ना, सिविल सर्विस का एग्जाम का डिमांड को समझिए, है ना। नोट्स नोट्स नोट्स, दूसरे का नोट्स काम नहीं आएगा सिविल सर्विस में, ट्रस्ट मी। वो आपको बाद में कभी, है ना, ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा, बट अगेन
आप इस जितना चीज़ें मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर करके बताया, सारा चीज़ें पूरा एक-एक करके चीज़ें बता दिया कि लैंड का कैटेगरी क्या है, कितने झारखंड में किस टाइप का कितना परसेंटेज ऑफ लैंड है, ठीक है? उसका झारखंड में शेयर कितना कौन सा एग्रीकल्चर का कौन सा सेक्टर है, झारखंड में जो एग्रीकल्चर का यही यही क्वेश्चन पूछा था। देखिए यहाँ पे एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था आपसे कि देखिए कहाँ पे था आपको, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया था ना, कुछ तो था। हाँ देखिए, जमीन का मृदा का अपरदन, राइट, कि प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें, राज्य में अपरदन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। और